हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स के सैम्पल पेपर की एक सीरीज़, जिसके अंदर हम मैथ्स के कुछ सैम्पल पेपर्स को सोल्व करेंगे। और ये सभी सैम्पल पेपर सेशन 2020 से 21 का सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न है उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। और इस सीरीज़ में इन वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे कि जो आप एग्ज़ामिनेशन में मैथ्स का पेपर सोल्व करोगे तो उनका सॉल्यूशन या उनका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है ताकि आपको उसमें फुल मार्क्स मिले। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि जो मैथ्स में आपका मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट पार्ट होगा उसके पहले सेक्शन के अंदर 1 से 16 तक 16 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, मीन्स इनके ऑप्शंस नहीं दिए गए होंगे। आपको ये क्वेश्चंस फुली सोल्व करके दिखाने होंगे, तब जाकर आपको पूरा 1 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले 16 क्वेश्चंस में से 1 से 8 तक के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर सम नंबर 1 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, यानी कि हमें एक ओड कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटा हो। तो आप जानते हो कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड अप टू सो ऑन। ये सभी वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से ही डिवाइड होते हैं। बट इनसे अलग जो नंबर किसी और से भी डिवाइड हो जाए उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि सबसे पहले आता है 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड अप टू सो ऑन। तो ये सभी लिखे हुए हैं प्राइम नंबर और ये सभी लिखे हुए हैं कंपोजिट नंबर। हमें इस सम के अंदर ये बताना है कि स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। तो अब हमें इन कंपोजिट नंबर्स में देखना है कि सबसे पहले कौन सा ओड नंबर यहाँ पर आता है। तो ये आपको देखिए याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, यानी कि प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछ ले जाए कि व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उस टाइम आपका आंसर होगा 2। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो उस टाइम पर आपका आंसर होगा 4, कि जो कंपोजिट नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 4 से, यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। बट सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 4 कंपोजिट नंबर तो है बट ये ओड नहीं है, ये इवन नंबर है। उसके बाद 6, ये नंबर भी कंपोजिट है बट ये नंबर भी इवन है। 8, ये भी नंबर कंपोजिट है बट ये नंबर इवन है। तो हमें बताना था ओड नंबर। बट 8 के बाद जो 9 है, तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है और 9 एक ओड नंबर भी है। इट मीन्स ये ओड नंबर भी है और ये कंपोजिट नंबर भी है। तो यही हमारा इस सम का आंसर होगा कि 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। इसके बाद सम नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रेशो in which the line 3x plus y minus 9 equals to 0 divides the line segment joining the points 1,3 and 2,7। देखिए, एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,7। और इस लाइन सेगमेंट को हम अगर मानकर चलें कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम है ए बी, तो इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है वो लाइन उस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रही है वो रेशो हमें निकालना है। तो वो जो लाइन होगी वो इस तरह से उसके बीच में से पास करेगी और हम मानकर चल रहे हैं कि वो जो लाइन है ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पर। और क्योंकि जैसे हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है तो हम खुद अपनी तरफ से ये लेट करके चलेंगे कि मानकर चलिए कि जो ये लाइन है वो ए बी को डिवाइड कर रही है k/1 में, या फिर आप यहाँ पर उसको 1/k भी लेट कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जिसके लिए हम k को मल्टीप्लाई करेंगे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ एंड इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो जब k को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2k। उसके बाद इस 1 की मल्टीप्लाई होगी इस 1 से तो +1, और डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं उन जो रेशो हम मानकर चले हैं k/1, तो उन दोनों नंबर्स का सम। इसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए अब k को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 7 से, तो ये हो जाएगा 7k। दैन इसके बाद फिर 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 3 के साथ
तो +3 और इसके भी डिनोमिनेटर में k+1। तो यानी कि इस तरह से ये जो कोऑर्डिनेट अब हमारे पास आए हैं 2k+1 डिवाइड बाय k+1 एंड 7k+3 डिवाइड बाय k+1, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट C के। और आप देख सकते हो कि जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB और जिस लाइन की इक्वेशन हमें दी गई थी उस इक्वेशन के बीच में ये कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स अगर हम इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स हम यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे 2k+1 बाई k+1 को एंड y की जगह पर हम पुट करेंगे 7k+3 डिवाइड बाय k+1 को। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है कि 3 और x की जगह हमने पुट किया है C पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट। उसके बाद फिर यहाँ पर है y, तो यहाँ पर भी उस C पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था उसको यहाँ पुट किया गया। देन उसके बाद है -9 एंड इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब इसको यहाँ पर सोल्व करने के लिए सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2k के साथ एंड देन 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ। तो ये हो जाएगा 6k+3 जिसके डिनोमिनेटर में रहेगा k+1। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है 7k+3 और इसके भी डिनोमिनेटर में रहेगा k+1। बट जैसे कि 9 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 9 के डिनोमिनेटर में लेट कर सकते हैं 1 को। अब इसके बाद यहाँ पर जब k+1 एंड 1 इन तीनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो तीनों का जो कंबाइंड एलसीएम है वो होगा k+1। यानी कि जब इस k+1 से हम इस k+1 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 6k+3। इसी तरह से फिर जब इस k+1 से हम इस k+1 को डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 1 और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 7k+3। देन जब 9 के डिनोमिनेटर में हम 1 लेट कर रहे हैं और इस 1 से हम k+1 को डिवाइड करेंगे तो वो k+1 ही आएगा जिसको फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा -9 के साथ। तो -9 को k+1 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -9k -9 और इसके पूरे के डिनोमिनेटर में ये जो k+1 है इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 0 के साथ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 6k+3 7k+3 एंड -9k -9 और राइट हैंड साइड में है 0। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम k की टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो देखिए 6k + 7k ये हो जाएगा 13k और उस 13k में से जब हम 9k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 9 मीन्स 4k। और जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं तो 3 + 3 is 6 and 6 - 9 is -3। तो 4k - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये -3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा प्लस में और 4 उस साइड आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब जैसे कि हमने वहाँ पर रेशो लेट किया था खुद से k/1 और k की वैल्यू है 3/4 यानी कि ये बन जाएगा 3/4/1 जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो जो लाइन है 3x + y -9 इक्वल्स टू 0 वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3/4 में डिवाइड कर रही है। इसके बाद है सम नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। तो जैसे कि हमें कहा गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। अगर जनरल में हम लिखें तो वो हो जाएगा ax² + bx + c और क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है इट मीन्स वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करेगा। अगर लीनियर पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री जिसकी पावर 1 हो तो वो x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर आपके पास है क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 3 हो तो वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा।
तो अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, और हमें क्या करना है, हमें उसकी शेप बतानी है कि वो किस शेप में होगा। तो देखिए, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो इस फॉर्म में होगा, इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से। तो इनमें से आप इनकी शेप देख सकते हो कि ये जो शेप है वो है पैराबोला, और ये सभी पैराबोला जो है वो अपवर्ड है, यानी कि ये ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। तो इनको हम कह सकते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। बट इसी के साथ साथ इनकी शेप इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस तरीके से भी वो पैराबोला उस एक्स एक्सिस को 2-2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो शेप होगी, अब ये डाउनवर्ड है यानी कि नीचे की ओर खुले हुए हैं, तो अब इनको हम लिख सकते हैं ओपन डाउनवर्ड। इट मीन्स अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो पैराबोला वहाँ पर बनेंगे या तो वो होंगे अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, या फिर वो होंगे डाउनवर्ड इस तरह से नीचे की ओर। और यहीं पर अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, तो वहाँ पर जो पैराबोला बनेंगे उनकी जो शेप होगी, आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई एक्सिस, तो वो पैराबोला या तो इस तरह से होगा या फिर वो पैराबोला इस तरीके से होगा। मीन्स वाई एक्सिस के केस में हम ये कह सकते हैं कि जो पैराबोला बनेंगे या तो वो होंगे लेफ्टवर्ड मीन्स लेफ्ट की ओर खुले हुए, या फिर वो होंगे राइटवर्ड यानी कि राइट की तरफ खुले हुए। बट अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस को अगर वो ग्राफ 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसकी शेप क्या होगी? तो उसकी शेप होगी ओपन अपवर्ड या फिर ओपन डाउनवर्ड। ये आप उसके आंसर में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है 2 कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:4। 2 कोन्स हैं जिनकी हाइट का रेशो है 1:4 और जो उनके रेडियाई का रेशो है वो है 4:1। तो हमें फाइंड आउट करना है उनके वॉल्यूम्स का रेशो। अब यहाँ पर अगर हम मानकर चलें कि जो 2 कोन हैं उनकी रेडियस है R1 एंड R2 और जो उनकी हाइट है वो है H1 एंड H2, तो आप देख सकते हो कि रेडियाई का रेशो है 4:1। इट मीन्स R1 और R2 का रेशो हो जाएगा 4:1, जिसको हम लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू 4/1। इसी तरीके से जो उनकी हाइट का रेशो है वो 1:4 है। इट मीन्स जो H1 और H2 का रेशो होगा उसको हम लिख सकते हैं H1/H2 इज इक्वल टू 1/4। एंड यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है उनके वॉल्यूम का रेशो, यानी कि फर्स्ट कोन की वॉल्यूम डिवाइड बाय सेकंड कोन की वॉल्यूम। और कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h। बट फर्स्ट कोन के लिए हम इसको लिखेंगे कि 1/3 पाई r1² इंटू H1, और सेकंड कोन के लिए इसी को हम लिखेंगे 1/3 पाई r2² इंटू H2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1/3 से 1/3 और पाई से पाई इंटरसेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये बचेगा न्यूमरेटर में r1² इंटू H1 और डिनोमिनेटर में बचेगा कि r2² इंटू H2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 का स्क्वायर। तो अब जैसे कि R1 और R2 यानी कि उनकी रेडियाई का रेशो था 4:1, तो इट मीन्स यहाँ R1/R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 4/1 और फिर इसका स्क्वायर। और जो उनकी हाइट का रेशो है वो हमें गिवन था 1/4, तो H1/H2 की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4। अब जब यहाँ 4/1 का स्क्वायर ओपन किया जाएगा तो ये हो जाएगा 16/1 और इसी के मल्टीप्लाई में है 1/4, तो 4 से 16 को 4 पर हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4/1। इट मीन्स उनकी वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो 4:1 हो जाएगा। नाउ इसके बाद है सम नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ 8 tan थीटा इक्वल्स टू 15 देन फाइंड sin थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि 8 tan थीटा इक्वल्स टू 15, मीन्स अगर आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 15/8।
और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 8 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो इसमें से P/H ये होता है साइन थीटा, B/H ये होता है कोस थीटा एंड P/B ये होता है टेन थीटा। इट मीन्स यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू है 15/8, टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से। तो 15/8 को हम इक्वल में लिख सकते हैं P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि जो वैल्यू हमें दी गई है ये एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू दी गई है जिसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है 15:8। तो यहाँ पर अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसको हमने अपनी तरफ से नाम दिया है ABC। अब यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड तो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर पॉइंट A पर हमने लिखा है इस एंगल को जिसका नाम है थीटा। इट मीन्स इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड यहाँ पर बचेगी वो हो जाएगा बेस। अब इसके बाद जो टेन थीटा है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 15/8। मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 और जो बेस है उस बेस की वैल्यू है 8। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा इसके हाइपोटेन्यूज को यानी कि AC को, और AC को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसके लिए हमें 8 एंड 15 इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना होगा। तो देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो इनका सम आ जाएगा 289। देन इस 289 का अगर हम रूट करते हैं तो 289 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 17। इट मीन्स यहाँ पर जो इसका हाइपोटेन्यूज मीन्स जो AC है वो 17 हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने AC को फाइंड आउट किया है और ये बन गया है यहाँ पर 17। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था वैल्यू साइन थीटा माइनस कोस थीटा को। तो आप जानते हो कि परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के अकॉर्डिंग हम साइन को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से साइन थीटा की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी 15/17। देन कोस थीटा की वैल्यू ये होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी 8/17। और जब 15/17 में से हम 8/17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 7/17, और यही इस सम का आंसर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा BC/AC तो 15/17, कोस थीटा AB/AC 8/17, और जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया यानी कि माइनस किया है तो इनकी वैल्यू आ गई है 7/17। इसके बाद है सम नंबर 6 जिसकी है 2 स्टेटमेंट और बीच में लिखा गया है और। तो इस तरह से अगर आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट को सोल्व करने की नीड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों में से किसी एक ही स्टेटमेंट को सोल्व करना है, यानी कि यहाँ पर आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है। तो जैसे कि इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये एक AP है और यहाँ पर हमें ये बताना है कि इसमें 4 के बाद क्या आएगा। तो क्लियरली आप ये देख सकते हो कि जो सभी नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है 3, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, और -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। इट मीन्स अब हमें यहाँ पर -4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -7। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म तो है 5, फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 5 मीन्स -3। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 टर्म ऑलरेडी हमारे पास हैं, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर 5th टर्म को। तो जैसे कि आपको पता है कि AN का फॉर्मूला है A + n-1 × D, तो आप AN को TN भी लिख सकते हो। T का मीन्स टर्म, तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि TN = A + n-1 × D, दोनों का मीन्स सेम ही होगा। और हमें यहाँ पर फाइंड करना है 5th टर्म को, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा 5।
तो n की वैल्यू को जब पुट करेंगे 5, तो यहाँ पर a प्लस n की जगह पर आ जाएगा 5, देन -1 इंटू डी। अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि a की वैल्यू है 5, तो इसको हम 5 पुट कर देंगे। 5 - 1 ये होता है 4। उसके बाद है d, तो d की वैल्यू हमने फाइंड की थी -3, तो 4 और -3 का जो प्रोडक्ट है ये -12 हो जाएगा। देन जब हम 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 को, तो ये आ जाएगा -7। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कि अगर हम इसी AP को कंटिन्यू आगे अगर लिखते जाएं तो इस AP में वो कौन सी टर्म होगी जो इसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो हम उस टर्म को लेट करके चलेंगे AN, यानी कि इस AP में n नंबर पे कोई एक टर्म आएगी जिसको हम AN मान रहे हैं, और वो टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो अब आप देख सकते हो कि इस AP में A की वैल्यू तो है 3, D फाइंड करने के लिए हम 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12। नाउ लेट nth टर्म मीन्स AN, या आप उसको TN भी कह सकते हो, कि लेट nth टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, जिसके लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं कि AN इज इक्वल टू 132 प्लस 54, यानी कि अगर आप उस AP की 54th टर्म में 132 को ऐड करते हो तब आपके पास वो AN यानी कि वो n नंबर की टर्म आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट में यही हमें बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है जो 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले पुट करेंगे AN का फॉर्मूला, जो अभी आपको बताया भी था कि A प्लस n - 1 इंटू डी, एंड A54 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस 53D। अब दोनों साइड एक टर्म सेम है जो कि है A, इट मीन्स हम A से A को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बचेगा n - 1 इंटू डी, जिसमें हम D को पुट करेंगे 12। नाउ 132 ये एज इट इज़, एंड 53 इंटू डी, तो यहाँ पर भी हम D को पुट कर देंगे 12। अब इसके बाद तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू को, तो इसके लिए सबसे पहले जो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको हम लेकर आएंगे इधर डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में, और इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक टर्म तो है 132 और दूसरी टर्म है 53 इंटू 12। या तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें 132 को ऐड करके जो भी वहाँ पर नंबर आएगा उसको आप डिवाइड कर सकते हो 12 से, या फिर आप इसको अलग अलग सेपरेट भी लिख सकते हो कि 132 डिवाइड बाय 12 एंड प्लस में 53 इंटू 12 डिवाइड बाय 12। तो 132 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ पर 12 से 12 कैंसिल आउट होके बचेगा 53। अब इसके बाद 11 प्लस 53 इनको ऐड करके आ जाएगा 64, n - 1 इक्वल्स टू 64। अब n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये जो -1 है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में, तो 64 + 1 मीन्स 65। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उस AP में 65 नंबर पे जो टर्म होगी, जो 65वें नंबर पे टर्म होगी, वो उसी AP की 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, और यही इस सम का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 7 सेंटीमीटर, कि एक क्लॉक है और उसके अंदर जो मिनट हैंड यानी कि जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और हमें ये बताना है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी, वो एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस सम को आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कि जो मिनट हैंड है यानी कि जो सुई होती है मिनट वाली, वो एक चक्कर में पूरे एक राउंड में 60 मिनट का टाइम लेती है। तो अगर हम और 60 मिनट के टाइम में वो पूरा एक सर्कल बना देगी, क्योंकि वो उसको एक पूरा चक्कर लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि πr² का फॉर्मूला यूज़ करके पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा, और पूरे एक सर्कल में यानी कि पूरे एक चक्कर में उसको टाइम लगेगा 60 मिनट्स का। बट हमें यहाँ पर निकालना है केवल उसके 1 मिनट का एरिया। तो इट मीन्स कि जो भी पूरे सर्कल का एरिया होगा आप उसको डिवाइड कर सकते हो 60 से, तो आपके पास वो 1 मिनट का एरिया आ जाएगा।
या फिर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सेक्टर का फॉर्मूला। देखिए इस तरह की शेप जो भी हमारे पास होगी उसको हम बोलते हैं सर्कल का सेक्टर, जिसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ द रेडियस इक्वल टू इट्स लेंथ दैट इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि मिनट की सुई की जो लंबाई है 7 सेंटीमीटर वो सर्कल की रेडियस का काम करेगी। सो द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय 1 मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 60 मिनट में यानी कि पूरे एक चक्कर में वो एंगल जो बनाएगी वो एंगल होगा 60 डिग्री का। बट हमें फाइंड आउट करना है अब यहाँ पर केवल उसके 1 मिनट का एंगल। तो 1 मिनट का एंगल फाइंड करने के लिए 360 को डिवाइड कर दिया जाएगा 60 से, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट के अंदर केवल 6 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो अब एंगल हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, रेडियस हमें गिवन थी, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर है 6 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस थी 7, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 से 360 को हम डिवाइड कर सकते हैं 60 डिग्री पे, तो 1/60, दैन 22/7 और 7 का स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7। अब यहाँ पर आप 7 से 7 को डिवाइड कर दो, उसके बाद 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो इनका प्रोडक्ट होगा 154, और जब उसको डिवाइड करोगे 60 से तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई 1 मिनट में इतना एरिया कवर करती है। और इसी सम में एक और स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दी गई है जो है द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2। तो यहाँ पर कहा गया है कि 2 कोन्स हैं, उन दोनों कोन्स की हाइट सेम है, फर्स्ट कोन की भी सेकंड कोन की भी, तो उसकी हाइट को हम लेट कर सकते हैं h। बट उन दोनों के बेस की जो रेडियस है वो डिफरेंट है। रेडियस यहाँ पर है R1 एंड R2। तो हमें कहा गया है कि इफ़ बोथ कोन्स आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर, अगर उन दोनों कोन्स को मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया जाए तो हमें ये बताना है कि और उस सॉलिड स्फीयर की रेडियस हो कैपिटल R, तो हमें ये बताना है कि उन दोनों कोन की जो हाइट है वो कितनी है। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके पिघला कर उसको किसी दूसरे शेप में हम रिकास्ट करते हैं, दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इस तरीके से उनका जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। अब यहाँ पर 2 कोन को मेल्ट करके कन्वर्ट किया गया है एक स्फीयर में। इट मीन्स उन दोनों कोन का जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो उस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर फर्स्ट कोन के लिए जिसकी रेडियस थी R1, हम उसका वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, एंड सेकंड कोन के लिए जिसकी रेडियस थी R2, उसके वॉल्यूम को हम लिखेंगे 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। देन इसके बाद जो उनको मेल्ट करके स्फीयर बनाया गया है उसकी रेडियस हमें दी गई है कैपिटल R, तो उसके वॉल्यूम को हम लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है उन कोन की हाइट यानी कि इस h की वैल्यू को। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे h को, और उससे अलग बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे 1/3 पाई एंड h को। तो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स रह जाएंगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से ये पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस h की वैल्यू को निकालने के लिए जैसे कि आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में तो है 4 एंड कैपिटल R क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड में h के पास जो ये लिखा हुआ था इसको भी हम राइट हैंड साइड में ही ले जाएंगे डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड में। तो इस तरह से h की वैल्यू आ जाएगी 4R क्यूब
डिवाइड बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और यही उन दोनों कोण की हाइट है। इसके बाद सम नंबर 8। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ़ मोड ऑफ अ डेटा इज़ 45, मीन इज़ 27, देन फाइंड द मीडियन। अब जानते हो कि जो आपका चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स, उसमें हमें 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है, एक मीन, एक मोड और थर्ड है मीडियन। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन को याद रखने का एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए वो फॉर्मूला है होता है कि 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। ये हो सकता है कि एमसीक्यू में भी आपको इस तरह की 4 रिलेशन, कोई 4 इक्वेशन दे दी जाए बिल्कुल सेम इसी तरह की, जिसमें से थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाए हर किसी में। जैसे किसी में प्लस की जगह माइनस लगा दें, या किसी में 2 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2 लगा दें, और आपसे पूछा जाए कि उन चारों में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो देखिए इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका चैप्टर 14 है उसकी पहली 3 एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फाइंड आउट करते हैं मीन को, उसमें मीन से रिलेटेड सम है। एक्सरसाइज 2 में यानी कि जो एक्सरसाइज 14.2 है उसमें मीन के साथ साथ मोड के भी सम आ जाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में है मीन, सेकंड एक्सरसाइज में मीन के साथ आता है मोड, और अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो 1 + 2 हो जाता है 3। और थर्ड एक्सरसाइज में मीन एंड मोड के साथ साथ आते हैं आपके मीडियन के सवाल। तो 1 मीन, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम मीन फाइंड करते हैं, 2 मोड, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में मीन के साथ साथ मोड भी आ जाता है, देन 1 + 2 = 3। और थर्ड एक्सरसाइज में जो है मीन और मोड के साथ साथ मीडियन के भी सवाल आते हैं। तो पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर में। अब इसके बाद बस आपको यहाँ पर एक चेंज करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मोड के आगे लिखा हुआ है 2, आप उस 2 को यहाँ से इरेज करके, आपको उसको 2 को मोड के आगे से इरेज करके लिख देना है मीन के आगे। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी जो आपको याद रखनी है, 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। और यही इस इक्वेशन को याद रखने का बेस्ट मेथड भी है। अब हो सकता है यही इक्वेशन जो एमसीक्यू में अगर सवाल आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, हो सकता है यही इक्वेशन किसी और तरीके से लिख कर दी जाए। यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिख दो कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड, तो देखिए ये भी इक्वेशन वही सेम है जो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखी है। मीन्स यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले लिखा है 3 मीडियन को, उसके बाद 2 मीन को उसी के पास ले गए हैं उसका साइन चेंज करके, यानी कि नेगेटिव में, और एक साइड में सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, ओनली मोड। तो किसी भी तरीके से यानी कि जो टर्म्स हैं उनको ट्रांसपोज करके एक साइड से दूसरी साइड में अलग अलग तरीके से ये इक्वेशन आपको दी जा सकती है। बस आपको केवल ये याद रखना है कि 2 मीन प्लस मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन। तो अब इस सवाल के अंदर हमें मीन गिवन है, मोड भी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इसके मीडियन को। तो मीडियन के पास जो 3 लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पर इनके डिवाइड में लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया है कि मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पर मोड की वैल्यू हमें गिवन है 45, मीन की वैल्यू हमें गिवन है 27। देन इसके बाद 2 × 27 इज़ 54, और उस 54 में जब हम ऐड करेंगे 45 को तो उनका सम हो जाएगा 99, और 99 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33। इट मीन्स उस डेटा का जो मीडियन है वो 33 है, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो देखिए फर्स्ट सैम्पल पेपर में से हमने पहले 8 क्वेश्चंस इस वीडियो में सोल्व किए हैं।
अब इसी तरह से इसी सैम्पल पेपर में से जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो इसके आगे वाले वीडियोस में हम सोल्व करेंगे और उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से एक पूरी सीरीज़ रहेगी सभी सैम्पल पेपर की और आपको इसमें अच्छे से ये समझने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप उनको पेपर में अपनी आंसर शीट में लिखोगे। और इसी सीरीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपके केस स्टडी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपको पता है कि केस स्टडी से रिलेटेड आते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं वो टोटल, तो उनको शॉर्टकट तरीके से बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई ज़्यादा रफ कैलकुलेशन किए किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे, तो वो भी इसी सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो ये थे फर्स्ट सैम्पल पेपर के क्वेश्चन 1 से 8 तक। अब आप इन्हीं सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।